यस पीपल, हाउ वी डूइंग? तो जापान पढ़ने आने के लिए 3 मेन तरीके हैं। पहला है आपका लैंग्वेज स्कूल, दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी और तीसरा है आपका सेमोंगाको, मतलब जो वो स्पेशल टेक्निकल स्कूल होते हैं ना। तो पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज स्कूल के बारे में, व्हिच इज़ द आर्केटाइपल वे टू कम टू स्टडी टू जापान, राइट? और जितने भी लोगों को मैंने देखा है मैक्सिमम इसी तरीके से जापान आए हैं। इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू कम टू जापान, बट इसकी दिक्कत ये है कि ये थोड़ा महंगा होता है और इसमें आपको कुछ कोर्स के लिए आपको एक डिप्लोमा ही मिलेगा जिसका ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं है। आई थिंक लैंग्वेज स्कूल जो है ना बस एक जापान आने का ज़रिया है। तो अगर आप जब लैंग्वेज स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कूल ही सेलेक्ट करिए जो रेप्यूटेबल है और अच्छी जगह में है, क्योंकि रिजेक्शन के केस भी बहुत ज़्यादा हैं, खासकर कि साउथ एशिया वाली कंट्रीज़ के ना। तो आप देख लेना कि ये स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं, ढंग से है कि नहीं। और मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप खुद से अप्लाई करें, यानी कि किसी एजेंट के थ्रू करवाएं। मैं भी लैंग्वेज स्कूल जा चुका हूँ, तो मैंने जो चूज़ किया था वो ISI चूज़ किया था। तो ISI उस टाइम पे अभी भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट लैंग्वेज स्कूल है जापान में, और इनके क्योतो, हाराजुकु हर जगह ब्रांचेस हैं। तो मैंने ISI कहाँ से ढूंढा? मैंने बेसिकली गोगो निहोन एक वेबसाइट है, वहाँ पे सर्च किया था। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे ISI हो गया, आपका खाई हो गया, व्हाटएवर। तो आप डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी बड़े शहर में जाएं और बड़े स्कूल में जाएं। ऐसे रिमोट एरियाज़ में ऐसे स्कूल में ना जाएं जो कि रेप्यूटेबल ना हो, एजेंट के थ्रू आपको करवा रहा है बस। तो किसी अच्छे स्कूल में ही जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे तो आपको रिजेक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो लैंग्वेज स्कूल के बाद बच्चे जाते हैं आपका यूनिवर्सिटी हो गया। जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री कर रखी होती है वो जॉब ढूंढते हैं या फिर मास्टर्स। तो काफ़ी सारे रूट्स हैं जो भी आप चूज़ कर सकते हैं। और लैंग्वेज स्कूल के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करा जाए, जैसे कि मैंने बोला, बहुत अच्छा ज़रिया है जापान आने का। वीज़ा भी मिल जाता है अगर आपका अच्छा स्कूल होगा, आपकी एप्लीकेशन पूरी होगी। बस ये ध्यान रखना कि आप JLPT N5 मिनिमम दे दें आपकी एप्लीकेशन में। बिना JLPT की दोगे तो रिजेक्शन का चांस बहुत हाई है, क्योंकि आपको एक प्रूफ करनी होती है कि आपको जापानीज एबिलिटी आती है थोड़ी बहुत हमने पढ़ी है। देखो बहुत महंगा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इसके एंड में आपको एक डिप्लोमा ही मिलेगा। इट्स नॉट गोना बी एनी डिग्री और एनीथिंग। तो और इसके बेसिस पे आपको जॉब भी नहीं मिल सकती। इस डिप्लोमा के बेसिस पे आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए। ये बस मैंने जैसे कि बताया जापान में आने का जरिया है, और जापान की कंपनीज और जो भी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, उनको एक्सेस करने का एक जरिया है। इट्स लाइक आपके पास हर चीज़ एक्सेसिबल हो जाएगी, क्योंकि जब इंडिया में रहते रहते आपकी जापानीज यूनिवर्सिटीज की इतनी प्रेजेंस नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक थोदाई, मतलब टोक्यो यूनिवर्सिटी। तो जब आप जापान में आओगे, सेमोंगाकू कहाँ हम बात करते हैं, तो जापान में आने के बाद बस ये एक्सेसिबल हो जाए। तो यही फ़ायदा है जापानीज लैंग्वेज स्कूल का। दूसरा आपका सेमोंगाकू होता है। तो सेमोंगाकू का क्या सीन है, जितना भी मैंने देखा है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है, इंडिया में तो नॉन एग्जिस्टेंट है। मतलब आप इंडिया में रहते रहते अगर आपको अप्लाई करना भी है तो बहुत मुश्किल से ही वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप जापान में ऑलरेडी नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपको डायरेक्टली सेमोंगाकू जाना है तो बहुत मुश्किल है वो। मैंने अभी तक नहीं देखा है कोई ऐसा केस जिसने डायरेक्टली सेमोंगाकू में अप्लाई करा और यहाँ पे आया हो। और मिनिमम आपको उसके लिए JLPT N1 या N2 चाहिए ही होगा, बस आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका वो वीज़ा करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो यही मैंने कहा है ना कि अभी कह रहा था मैं, जैसे कि जापानीज लैंग्वेज स्कूल आपको बहुत एक्सेसिबल बना देता है जापान की सारी चीज़ों को। आने के लिए बहुत आसान है। जापानीज लैंग्वेज स्कूल आपका वीज़ा भी करके देगा, सब कुछ पूरा प्रोसेस करके, लेकिन वो सेमोंगाकू भी करके दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, लेकिन मेरे को इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में, और प्लस हायर रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज स्कूल तो यार 1 साल कौन जाए या 2 साल कौन जाए, ये तो पैसे की बर्बादी है या तो मेरा टाइम वेस्ट है, आपको जापानी ऑलरेडी अगर आती है, आपकी N2 N1 की लेवल की है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लैंग्वेज स्कूल में आए, आपने वीज़ा पूरा प्रोसेस किया, 3 महीने के लिए आप सिर्फ लैंग्वेज स्कूल में पढ़े, और फिर आपने कोई सेमोंगाकू में आपका एडमिशन लेके आपने लैंग्वेज स्कूल को आप छोड़ भी सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। तो ये भी मैंने केसेस देखे हैं ऐसे। तो अब आते हैं यूनिवर्सिटीज़ पे। तो यूनिवर्सिटीज़ में जाने के काफ़ी सारे ज़रिए हैं। एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली, या फिर आप एक एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं EJU नाम का। और ये EJU जो है ना, ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपकी वही बेसिक मैथ और बेसिक GK, मतलब अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपकी फिजिक्स मैथ्स टेस्ट होगी 12th क्लास की, और अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट है तो आपकी वही GK, मतलब जापान एंड द वर्ल्ड करके एक पेपर होता है, उसमें आपकी GK आएगी और आपका मैथ्स आएगा। एक जापानीज का भी पेपर होता है जो कि मेन होता है, जो कि यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे तो ये सबसे मेन देखती हैं वो। तो EJU के स्कोर के बेसिस पे आपके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे अगर 400 नंबर का पेपर है जापानी का, तो अगर आप उसमें 300 से अबव लाएंगे तो आप सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उनमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वासेदा हो गई या केओ हो गई या थोदाई हो गई। लेकिन आप सिर्फ यही ज़रिया नहीं है,
आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और कोर्सेज जो है ना वो जापानी में अंग्रेजी में दोनों होते हैं। EJU में क्या चक्कर है, जब अप्लाई करेंगे EJU से तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप जापानी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे और आपका कोर्स भी जापानी में होगा। तो मेरा भी जो कोर्स है वो आधा जापानी था और हाइब्रिड था, मैं जापानी स्टूडेंट के साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप EJU से नहीं अप्लाई करते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ना है, वो भी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें यही दिक्कत है फिर वो महंगा हो जाता है बहुत। इंग्लिश के कोर्सेज यहाँ पे मतलब 20-20 लाख तक चले जाते हैं, 20 लाख येन। अगर हम नेशनल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो नेशनल ही मैं आपको प्रेफर करूँगा जाने के लिए, क्योंकि दे आर मच चीपर। मतलब नेशनल की 1 साल की फीस आपकी 5 लाख होती है और आपकी वही प्राइवेट में 10 लाख होगी, तो डबल प्राइस आपको देना पड़ेगा। देखिए जापानीज़ यूनिवर्सिटी के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो प्रॉज इनका ये है कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं हर जगह। आपकी कोई बेकार से बेकार यूनी हो, लेकिन आपका कैंपस होगा कि जो फैसिलिटीज़ होंगी एकदम टॉप नॉच होंगी, कहीं भी चले जाएँ आप, या चाहे वो वासेदा हो या फिर वो एरिगेरी यूनिवर्सिटी हो। एंड एकेडमिक लेवल के बारे में बात करी जाए तो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिक लेवल इतना हाई नहीं है। अगर आप जापान आ रहे हैं तो आई थिंक आपको जापान से ज़्यादा प्यार है या ना कि यूनिवर्सिटी से। मतलब अगर आप अमेरिका जा रहे होते हैं तो हार्वर्ड का कहता है हवा होता है ना, यहाँ पे वैसा नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ इक्की दुक्की यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिसमें वैसी वो प्रेस्टीज है। मतलब आपकी टोक्यो यूनिवर्सिटी एंड आई थिंक क्योतो यूनिवर्सिटी में भी इक्की दुक्की, और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी कोई प्रेस्टीज या ऐसी कोई वैसी वाली बात नहीं है जैसे ग्लोबल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आपकी अपनी भी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। देखिए नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है और हर प्रीफेक्चर में, हर जैसे स्टेट में मैक्सिमम हर स्टेट की एक ही यूनिवर्सिटी होगी। टोक्यो ही है जिसकी थोड़ी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं नेशनल, लेकिन ऑप्शंस आपके बहुत कम है। अगर मेरी आप बात करी जाए तो मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हूँ, उसका नाम है रिक्क्यो यूनिवर्सिटी। और आप सोच रहे हैं कि मैंने नेशनल में क्यों नहीं लिया। देखिए मेरे को टोक्यो में ही रहना था, तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं टोक्यो में ही रहूँ, मुझे कहीं और जाना ही नहीं था। मैंने एक नेशनल यूनिवर्सिटी इनफैक्ट क्लियर करी थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने टोक्यो को चूज़ किया, मैंने प्राइवेट को चूज़ किया। इसके अंदर ये भी एक रीज़न था कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरे को स्कॉलरशिप भी दे रही थी, प्लस मेरे पास EJU जो मैंने क्रैक किया था, EJU के नंबर पे मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। अगर आप EJU में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको हर महीने की आई थिंक 50,000 येन की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो मुझे अभी मिल रही है। स्कॉलरशिप के बारे में बात कर ही लेते हैं अगर, तो स्कॉलरशिप जो है जैसे मैंने बताया आपको EJU से मुझे 50,000 की मिली और काफ़ी सारे बच्चों को मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम बच्चों को मिलती है, आई थिंक हज़ारों को मिलती है। तो EJU तो आप पक्का दें। अगर आपकी EJU के बेसिस पे आपका एंट्रेंस नहीं भी हो रहा है, अगर एडमिशन नहीं भी हो रहा है, तभी भी आपको वो स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आपने एडमिशन लिया है तो EJU आप पक्का दें। और जो आपके पास टॉप स्कोर आएगा आपको 50,000 येन की स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगी। प्लस मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मेरे को एक स्कॉलरशिप दे रही थी, तो आप स्कॉलरशिप्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। उसमें कैप होता है, अगर आपकी ये 1 लाख की या 90,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप दूसरी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स में ऐसा रूल होता है, लेकिन जैसे मेरे को 50,000 की मुझे गवर्नमेंट की तरफ से EJU की तरफ से मिल रही थी, तो वो कैप मेरा थ्रेशोल्ड नहीं रीच हुआ था ना, तो मैंने और भी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर कुछ स्पेसिफिक आपको यूनिवर्सिटीज़ के रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं दे देता हूँ। ऑब्वियसली टोक्यो यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी क्योतो यूनिवर्सिटी हो गई, हितोत्सुबाशी, ओसाका, ये सब तो आपको पता ही होंगी, ये तो वर्ल्ड लेवल पे भी फेमस हैं। बाकी अगर हम थोड़ा एक लेवल नीचे आ जाते हैं, जैसे लेवल्स है ना यहाँ पे SABC, तो S में आपकी वही आ गई टोक्यो यूनिवर्सिटी जो बेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आपकी A लेवल पे आ जाती है वासेदा, केओ, क्यूशू। वासेदा केओ प्राइवेट है लेकिन क्यूशू नेशनल यूनिवर्सिटी है। फिर अगर B लेवल पे आ गए, फिर इसमें भी ब्रांड यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मार्च हो गई। मार्च एक एब्रीविएशन है एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का, ये टोक्यो में है सारी यूनिवर्सिटीज़। मेजी, आओयामा, रिक्क्यो मेरी यूनिवर्सिटी है, और चूओ एंड होसे, ये भी मैं रेकमेंड करता हूँ आपको। ये मार्च भी काफ़ी फेमस है जापान में। मेजी यूनिवर्सिटी, रिक्क्यो यूनिवर्सिटी, ये सब काफ़ी फेमस हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये टोक्यो यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं है ऑफ कोर्स, एंड इवन वासेदा केओ के लेवल पे नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स रिक्क्यो के ज़्यादा मुश्किल है एंटर करने के लिए कंपेयर टू वासेदा। तो ये भी ऐसा मत मानना कि ये बेकार यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की मतलब रैंकिंग की एक लिस्ट की वेबसाइट और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंडेशंस की मतलब आपको बहुत सारी लिंक्स मैं आपको देने वाला हूँ नीचे, आप उसको ज़रूर चेक करिए और अपने हिसाब से डिसाइड करिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी आपके लिए। तो स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो एक्सपेंसेस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं क्योंकि उसकी सबसे बड़ी तंगी रहती है हमारी। तो चलो एक्सपेंसेस का मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं हर महीने का। मैं बहुत शॉर्ट में करूँगा क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी बहुत वीडियो। पहले आपका मेन एक्सपेंस आ जाता है रेंट। तो रेंट जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी के साथ शेयर ही करें, आप खुद से अपार्टमेंट ना लें क्योंकि वो ऑब्वियसली महंगा होगा। टोक्यो तो बहुत ही महंगा है।
तो मान लो आपके 50,000 आप लेके चल लेते हैं। वैसे तो शेयर हाउस जो है वो 45 में 40,000 में भी आ जाते हैं। टोक्यो शेयर हाउस नाम की एक कंपनी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे शेयर हाउसेज हैं और आपको एक मुआयना हो जाएगा कि कैसा होता है भाई। तो 50,000 हम लेके चलते हैं, तो 50,000 में आपके फिर 10,000 लगा लेते हैं हम यूटिलिटी के, मतलब गैस, आपका पानी और इलेक्ट्रिसिटी। 10,000 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो कम ही आएगा लेकिन मैं मोटा मोटा लगा रहा हूँ ना। 60,000 हो गए। 60,000 के बाद आगे 5,000 का हम कम्यूटिंग का लगा लेते हैं कि आप स्कूल जाओगे कहीं जाओगे, तो 65,000। खाना क्या आप लगा लो, अगर आप 1,000 येन हर दिन का, 1,000 येन अगर आप हर दिन दोगे तो हो जाएगा पूरा 30,000 येन में आपका खाना हो सकता है, पॉसिबल है। 30,000 भी नहीं लेते, चलो 40,000 ले लेते हैं, तो कितने हो गए 65 + 40 1,05,000। अब भाई 1,05,000 तो हो गए, लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी तो होते हैं ना यार, ये ले लिया छोटा मोटा, वो ले लिया। अब यहाँ पे आओगे, बंदी पटाओगे, घूमने जाओगे, ड्रिंक करने जाओगे, तो भाई बंदा खर्च करेगा ना पैसे। और लग्जरी, जो कि लग्जरी एक्सपेंस में ही आएगा ये, तो मान लेते हैं 1,5,000 में आप 20 लगा लो। 20 मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतनी आपको करने की ज़रूरत नहीं है मैं, लेकिन एक लगा रहा हूँ कि आप हफ्ते में एक बार अगर आप गए आउटिंग के लिए तो 5,000 तो आपके कहीं नहीं गए। तो हफ्ते में अगर एक बार आप जाते हैं घूमने तो 5,000 × 4 20,000, तो 1,25,000 हो गए। तो 1,25,000 में हम मिसलेनियस भी लगा देते हैं, लग्जरी एक्सक्लूड करके मिसलेनियस की। अगर आपका थोड़ा बहुत जैसे दवाइयाँ हो गई या फिर आपका कुछ हो गया, इंश्योरेंस के में 2-3 हज़ार आपके आएंगे, तो 10,000 लेके चलते, तो 1,35,000। तो आपका 1,35,000 का खर्चा तो है ही, और ये मोटा मोटा है। अगर आप बहुत ही बचत करके चलेंगे तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 135 एक एवरेज है। 1,35,000 तो आपका टोक्यो में लगेगा ही लगेगा। हो सकता है अगर आप किसी रिमोट एरिया में तो सस्ती हों चीज़ें, लेकिन टोक्यो में आप रहोगे तो आपको चाहिए 1,35,000। मैं बहुत टोक्यो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये रहता ही हूँ तो क्या करूँ। तो 1,35,000 आपका मोटा मोटा बैठ गया। अब ये 1,35,000 आएंगे कहाँ से भाई? कहीं से तो आएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास अपनी सेविंग्स है तो बहुत बढ़िया। नहीं है, अगर आपको पार्ट टाइम करनी है तो पार्ट टाइम की जो वेजेस के बारे में बात करी जाए, टोक्यो में मिनिमम 1,100 येन है। मतलब इससे कम हो ही नहीं सकती। एक लॉ है कि 1,100 येन से कम ये मिनिमम वेजेस है ना, तो इससे कम हो ही नहीं सकती। तो 1,100 येन हम लेके चलेंगे। इससे ऊपर भी हो सकती है, जो कैसी टाइप की बाइट है उस पर डिपेंड करता है। 1,150 भी हो सकती है, 1,200 भी हो सकती है, 1,500 भी हो सकती है। टीचर्स को, जो इंग्लिश टीचर्स हैं, उनको तो 2-2 हज़ार मिलती है। तो ये आपके ऊपर है। तो लेकिन हम 1,100 लेके चलते हैं मिनिमम। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल है वो ये है कि आप एक हफ्ते में 28 घंटे काम कर सकते हैं। और आपको ऐसे नहीं है कि आपको 28 घंटे की शिफ्ट मिलेगी, क्योंकि फिर बहुत क्लोज होता है ना, बहुत डेंजरस होता है सीन। तो हो सकता है आपको 27 घंटे की शिफ्ट मिले, तो हम 27 घंटे लेके चलते हैं। तो अगर आप एक हफ्ते में 27 घंटे भी काम कर रहे हैं तो 1,100 येन के हिसाब से आपकी होगी कितनी? 27,800। एंड 27,000 × 4 इज़ लाइक आपकी 1,18,800 येन। तो मैंने जो पहले का हिसाब लगाया था वो था 1,35,000 का, और ये तो बैठ नहीं रहा है, तो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ये कहाँ से लाएं? तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी अपनी इनकम बूस्ट करनी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसी जगह बाइक तो ढूंढिए तो थोड़ी रात तक चलती हैं जो दुकानें। अगर आपकी कॉम्बिनी है वो तो 24/7 होती है। अगर आपकी कोई इंशोक है, मतलब जैसे रेस्टोरेंट या बार, तो वो 12 बजे तक कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 10 बजे के बाद से आपको 25% हाइक मिलेगी अपनी GQ में, मतलब अपनी आवरली वेज में, जो कि आपको 1,100 येन से 1,375 येन में आपको मिल जाएगा। तो 1,375 येन बहुत अच्छा बूस्ट है, 25% आपको मिल रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी रात करो। अगर आप पूरी रात नौकरी करोगे फिर स्कूल कब जाओगे, उसमें आपकी स्लीप साइकिल भी आपकी धजिया उड़ जाएंगी, तो वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। लेकिन आप जैसे दिन के 2 बजे से या दिन के 4 बजे, शाम के 4 बजे से आपने 12 बजे तक कर ली, क्योंकि 1 घंटे का आपका ब्रेक भी आएगा। तो ये आप याद रखना, अगर 7 घंटे आप कर रहे हैं एक शिफ्ट में तो आप 1 घंटे आपका ब्रेक आएगा। तो 4 से 12 अगर आप कम कर रहे हैं हफ्ते के 4 दिन, तो 2 घंटे की तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी ना। अगर आपने वो 2 घंटे भी 10 बजे के बाद करी तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना। इस हिसाब से अगर आप मान लो आपके 5 घंटे की नॉर्मल शिफ्ट है और 2 घंटे की आपकी रात वाली शिफ्ट है, तो इसमें आप 1,100 येन के हिसाब से 8,250 येन एक दिन के कमा सकते हैं। यही 8,250 येन अगर आप महीने के पूरे करते हैं तो आपके 1,30, 1,25 तो बन ही जाएंगे। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप पैसे सेव करके घर भी वापस भेज सकते हैं और अपनी स्कूल भी फीस पे कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बहुत हैंड टू माउथ सिचुएशन होने वाली है। अगर आपके पास, मतलब आप पार्ट टाइम से ऑपरेट करने वाले अपने आप को, तो आप जितना आप कमाएंगे उतना आपके जाएंगे। अब देखिए, इलीगल तरीके भी हैं कमाने के लिए, क्योंकि आप 28 घंटे तो आप वो वाइट में कमा रहे हैं ना। यहाँ पे काफ़ी सारे जो आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं या फिर साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, वो काफ़ी सारे लोग 28 घंटे से ऊपर भी काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, हैंड कैश उसको बोलते हैं, वो ब्लैक में काम करते हैं। तो मैं ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आई डोंट कंडोन दैट। मत करिए, बिल्कुल आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, बहुत रिस्की बिजनेस है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। देखिए, आप उससे आप बहुत तो कमा पाएंगे,
लेकिन आपकी हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट होएगा। आप एक इलीगल काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इंडिया छोड़ के जापान में आया हूँ, मैं इंडिया के लिए घंटा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई कंट्री, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा इंडियन, मैं अच्छा भारतीय बन के दुनिया को दिखा सकता हूँ भाई ऐसे होते हैं हम। तो एक अच्छा एक एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना है तो आप एक अच्छे लॉफुल सिटीजन की तरह रहिए और ऐसे इलीगल काम में बिल्कुल मत पड़ना पैसे के चक्कर में। देखिए, अपना हिसाब आप घर से आप पूरा प्लान करके आइए, बस ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको आके काफ़ी सारी इतने सारे वेरिएबल्स हैं, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं फॉरेन मूव करने में, तो काफ़ी सोच समझ के आइए। बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो ये देखिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं ना कि हम ऐसा कुछ लेट्स जस्ट डू सम लाइव थिंगी, मैंने कभी किया नहीं है वो, ऐसा कोई लाइव थिंगी करके उसमें हम बातचीत, हम थोड़े, अगर आपके बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ये तो सारे जनरल सवाल थे ना, तो ये लाइव करके हम ऐसे पर्सनल सवाल, थोड़े मतलब कॉन्क्रीट सवाल अगर आपको पूछने हैं 1-to-1 जो आपके केस स्पेसिफिक हैं, वो हम करेंगे। तो लेट्स डू दैट। इफ़ यू वांट दैट, कमेंट करिए, बताइए मेरे को कि भाई लाइव चाहिए, करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।